राजनीति विज्ञान के तीसरा चैप्टर अमेरिकी वर्चस्व के एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं और अब आज दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे वीडियो में हमें ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में पढ़ेंगे। तो ये 2001 में हुआ था। ये ऑपरेशन कब चला था? 2001 में चला था। पहले बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति थे, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बने और ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र थे। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है वो किसके पुत्र थे? H.W. बुश के पुत्र थे। जो क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिका के हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया। इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। तो आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में जो ऑपरेशन चला था उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001। ये अभियान सभी के खिलाफ चला था जिन पर 9/11 का शक था। उन सब लोगों के ऊपर चला था जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान का मुख्य निशाना था वो था अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। इस जो 9/11 का शक था ना, तो इस अभियान का जो मुख्य बनाया गया था, निशाना साधा गया था या बनाया गया था, वो था अलकायदा और अफगानिस्तान। अब देखो हम पढ़ते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001। कब की गई थी? 2001 में। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एंड्यूरिंग फ्रीडम कब चलाया गया? 2001 में। उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कौन थे राष्ट्रपति? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 2 क्वेश्चन बन गए। ये अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 की घटना का शक था। अब क्वेश्चन आ जाए कि एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान है वो किसके द्वारा चलाया गया और किन पर चलाया गया? तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा चलाया गया और ये उन लोगों के प्रति चलाया गया कि जिन लोगों पर 9/11 का पूरा शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तो ये जो अभियान था एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा। तो इसका जो मुख्य निशाना था या मुख्य इसमें निशाना साधने वाला है वो किसको बनाया गया था? वो था अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का ये परिणाम निकला कि तालिबान की समाप्ति हो गई और अलकायदा का कमजोर पड़ गया। तो जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में चलाया गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा, तो उसका जो मुख्य परिणाम था वो क्या था? ये क्वेश्चन भी बनता है, मोस्ट है। कौन सा था? तो वो क्वेश्चन कौन सा था? तालिबान की समाप्ति हो गई और अलकायदा कमज़ोर पड़ गया। अब क्वेश्चन आ जाए आपके कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का मुख्य परिणाम क्या निकला या मुख्य परिणाम क्या था? तो क्या बताओगे कि तालिबान की समाप्ति हो गई और अलकायदा कमज़ोर पड़ गया। ये इसका मुख्य परिणाम था। 9/11 के बाद अमेरिका द्वारा बनाए गए बंदी। 9/11 के बाद अमेरिका के द्वारा जो बंदी बनाए गए थे, अमेरिकी सेना पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की थी। अक्सर गिरफ्तार में लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई।
गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया। जो गिरफ्तार लोग थे उनकी सरकार को उनकी जानकारी भी नहीं दी गई और गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेज दिया गया। खुफिया जेल खानों में रखा गया और उन गिरफ्तार लोगों को जो खुफिया जेल खाने हैं, कैद हैं, उनमें रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। तो अमेरिका के निकट में नौसेना का एक ठिकाना बना हुआ है और उस ठिकाने का नाम है ग्वांतानामो बे। कुछ कैदियों या कुछ बंदियों को वहाँ रखा गया। तो इस अभियान में जो गिरफ्तार लोग थे उन गिरफ्तार लोगों को क्यूबा के पास में अमेरिका के नौसेना के ठिकाने के पास में एक बंदी गृह बनाया गया था, एक कैद गृह बनाया गया था। उसमें उसका नाम था ग्वांतानामो बे, इसमें रखा गया। इस जगह, ये भी नाम आपको याद होना चाहिए, इस जगह रखे बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानून की। इस जगह पर जो बंदी रखे गए हैं उनको न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सुरक्षा प्राप्त है, न ही अपने देश की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अमेरिका के कानूनों से सुरक्षा प्राप्त है उनको। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों को भी ये परमिशन है, ये अनुमति नहीं दी गई कि वो इन बंदियों से मिल सके। ऑपरेशन है इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन है इराकी फ्रीडम है वो 2003 में चला। कब चला? 2003 में। तो ऑपरेशन है इराकी फ्रीडम है ये 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में कुटनाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले कोalition ओवे विलिंग से में 40 से ज़्यादा देश भी उसमें शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी और दिखावे के लिए कहा था कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया। इस हमले को करने का मकसद इराक पर हमला किया गया। तो क्या किया गया था? इराक पर हमला करने का मकसद इराक के जो तेल भंडार थे उन तेल भंडारों पर नियंत्रण करने के लिए या इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करने के लिए ये चीज़ें की गई। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमति के बिना ही इराक पर हमला कर दिया था। तो 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको अनुमति नहीं दी थी, बिना अनुमति के ही, यूएनओ की बिना अनुमति के ही, और अमेरिका ने इराक पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है और ये 2003 में शुरू हुआ। दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा इराक खतरनाक हथियार बना रहा है। तो दिखावा करने के लिए अमेरिका ने क्या कहा कि इराक है वो खतरनाक हथियार बना रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि इराक में कोई खतरनाक हथियार नहीं है। तो अमेरिका ने क्या कहा कि इराक है वो तो खतरनाक हथियार बना रहा है, लेकिन बाद में जब पता चला कि इराक के पास कोई खतरनाक हथियार नहीं है, कोई खतरनाक हथियार नहीं बना रहा है। हमले के पीछे उपदेश। अमेरिका इराक के तेल भंडार पर कब्जा, अमेरिका है वो क्या कर रहा था? जो इराक का तेल भंडार है उस पर कब्जा करना चाह रहा था। इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। तो अमेरिका क्या कह रहा था कि इराक है वो खतरनाक हथियार बना रहा है, इसलिए हमें इराक पर हमला कर रहे हैं। लेकिन
हमले के पीछे उनका उपदेश क्या था कि अमेरिका क्या कर रही थी कि इराक का जो तेल भंडार है उसको अपने कब्जे में करना चाहती थी और इराक में अपनी मनपसंद की सरकार बनाना चाहती थी। इसके बाद सद्दाम हुसैन का अंत हो गया। किसका अंत हो गया था? सद्दाम हुसैन। साथ ही बहुत से आम नागरिक भी मारे गए और सद्दाम हुसैन का अंत हो गया और उसके साथ बहुत सारे जो आम नागरिक थे, आम जनता थी, वो भी मारी गई। पूरा विश्व में इस बात की आलोचना की गई और पूरे विश्व में जो ये घटना हुई थी इसकी पूरे विश्व में क्या की गई? आलोचना की गई। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पर? जॉर्ज बुश। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया। जो इराकी फ्रीडम हमला हुआ था तो ये 2003 में हुआ था और उस टाइम पर अमेरिका का राष्ट्रपति था वो था जॉर्ज बुश। तो फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर क्या माना गया था? असफल माना गया। इसमें 3000 अमेरिकी सैनिक और बड़ी संख्या में इराकी सैनिक तथा 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए। तो जो ये फ्रीडम हुआ था इराकी फ्रीडम में, तो इसमें क्या हो गया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था, इसमें 3000 तो अमेरिकी सैनिक है, बड़ी संख्या में इराक के सैनिक है और 50,000 जो निर्दोष नागरिक थे जिसने इसमें कुछ नहीं किया था वो चपेट में आकर मर गए। अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है? इसके महाशक्ति होने के कारण। अमेरिका है वो अपने आप में इतनी बड़ी महाशक्ति क्यों है? इसके महाशक्ति होने के क्या कारण हैं? तो देखो, बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति के कारण है महाशक्ति कि अमेरिका की जो शक्ति है, सैन्य शक्ति है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चढ़ती जा रही है और अच्छे सैनिक उनके पास हथियार हैं। इसके कारण इसे महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। सैन्य प्रौद्योगिकी, अमेरिका की जो सैन्य प्रौद्योगिकी है वो भी बहुत आगे है, हथियार बनाने में आगे है। परमाणु हथियार भी बहुत ज़्यादा हैं, तभी तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। दुनिया के 12 ताकतवर देशों में से अकेला अमेरिका ही रक्षा बजट का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। दुनिया के जो 12 देश हैं उन 12 देशों में अकेला अमेरिका ही है वो रक्षा बजट का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। जो रक्षा बजट के लिए जो हथियार बनाए जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो अमेरिका ही खर्च कर रहा है। पेंटागन ने अपनी रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सैन्य तकनीकी तथा अनुसंधान पर खर्च करता है। जो पेंटागन है वो अपनी रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है वो सैन्य तकनीकी और अनुसंधान के खर्च में ही लगाता है। हथियार आधुनिक तथा गुणात्मक रूप से दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। जो अमेरिका के जो हथियार हैं वो गुणात्मक दृष्टि से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका है, वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, आर्थिक क्षेत्र से बहुत मजबूत है और विकसित देश है। वीटो पावर भी है अमेरिका के पास में। कौन से पावर है? वीटो पावर भी है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का स्थान, विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें अलग अलग देशों का स्थान होता है, तो उसमें अमेरिका का क्या स्थान है या अमेरिका की क्या स्थिति है? विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी 28% है। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 28% भागीदारी है वो ओनली अमेरिका की है। हर क्षेत्र में अमेरिका की कोई न कोई कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से है। हर कोई भी क्षेत्र हो जिसमें अमेरिका की कोई न कोई कंपनी है वो अग्रणी मिलती है। प्रमुख आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे
IME, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिका का दबदबा है। प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं IME, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, जो 3 बड़े आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, तो इन तीनों संगठनों पर अमेरिका का ही सबसे बड़ा हाथ है, अमेरिका का ही इनके ऊपर दबदबा है, अमेरिका इनमें सबसे आगे है। वर्ल्ड वेब वाइड WWW या इंटरनेट पर अमेरिकी प्रभुत्व एवं MBA की डिग्री, तो इंटरनेट में अमेरिका का प्रभुत्व ज़्यादा है, MBA की डिग्री करवाने में भी अमेरिका आगे है। अमेरिकी वर्चस्व की राह में 3 सबसे बड़े अवरोध, अमेरिकी वर्चस्व की राह में 3 बड़े क्या आए थे, अवरोध आए, 3 रुकावटें आई। अमेरिकी वर्चस्व को लगाम लगाने में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। अमेरिकी वर्चस्व में लगाम लगाने में 3 चीज़ें हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अमेरिका की संस्थागत बनावट, जैसे भारत में संस्थागत बनावट है, ऐसे अमेरिका में भी संस्थागत बनावट है। भारत में जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ऐसे अमेरिका में भी है। अमेरिका की संस्थागत बनावट जिसमें सरकार के तीनों अंगों तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। तो अमेरिका में भी क्या बताया गया है कि अमेरिका में भी संस्थागत तरीके से जैसे तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए, एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना कार्य करती हैं। अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति, अमेरिकी समाज की प्रकृति उन्मुक्त है। ये अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। नाटो क्या है कि सैन्य संगठन है। नाटो की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। कब की गई थी? 1949 में। नाटो इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलाती है। नाटो में शामिल देश अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। नाटो में 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 12। तो ये 12 देश हैं, अमेरिका की जो वर्चस्व है उस पर क्या लगा सकते हैं? अंकुश लगा सकते हैं। इस संगठन का नाम है नाटो और पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 12 सदस्य देश शामिल थे। इसकी स्थापना 1949 में की गई। अमेरिकी वर्चस्व से बचने के उपाय, अमेरिका का जो वर्चस्व है उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके उपाय। एक है बेडवेगन नीति। कौन सा है? बेडवेगन नीति। बेडवेगन नीति का अर्थ होता है वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना। तो क्या बताया है कि जो अवसर हमें मिल रहे हैं उन अवसरों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ना। इसमें है भारत, चीन, रूस साथ हो जाएं तो अमेरिकी वर्चस्व से बचा जा सकता है। तो क्या बताया गया है कि भारत, चीन और रूस तीनों अगर साथ हो जाएं तो हम अमेरिकी वर्चस्व से बच सकते हैं। कोई देश अपने आप को अमेरिकी नज़र से छुपा ले। कुछ देश क्या हैं कि अमेरिका की नज़रों से छुपे रहते हैं कि अमेरिका को से साइड हो जाओ, क्योंकि वो अमेरिका की सैन्य शक्ति से डरते थे। इसलिए कोई देश अपने आप में अमेरिका की नज़र से छुपा ले। यदि राज्येतर संस्थाएं जैसे NGO, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, जनता, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करें। तो यदि अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करना है तो सभी NGO हैं, सामाजिक आंदोलन हैं, मीडिया है, जनता है, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, ये लोग सब मिलकर अगर अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करें
तो विरोध हो सकता है। अकेला शासन अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। भारत अमेरिकी संबंध, भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध थे? तो भारत के सोवियत संघ के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। तो धीरे धीरे कि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, तो सोवियत संघ के साथ तो अच्छे संबंध थे, तो उसके साथ साथ है कि भारत अमेरिका भी एक महाशक्ति है, तो उसके साथ भी भारत ने क्या किया था कि हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। तो भारत ने भी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए। शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो भारत ने 1991 से उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो भारत ने जब उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, तो अमेरिका की जो विदेश नीति है उसमें भी भारत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत का अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, लेन देन आयात निर्यात किया जाता है। तो अमेरिका है वो भारत का अन्य देशों की बजाय सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा की। अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्रपति थे, तो उन राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की बार बार यात्रा की कि भारत की बार बार यात्रा करके भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों, खासकर सिलिकॉन वैली पर प्रभाव। अमेरिका के में जो अनिवासी भारतीय थे, खासकर वो कहाँ पर थे? सिलिकॉन वैली में थे। और भारत में बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। सामरिक महत्व के भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना। सामरिक महत्व से जो अमेरिका सैन्य समझौता हुआ था उससे भी क्या था? संपन्न था। आगे बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सौदों से संबंधित समझौते का नवीनीकरण किया गया और कई क्षेत्रों में भारत को ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई। बराक ओबामा 2015 में भारत की यात्रा पर आए थे, तो रक्षा के सौदों से संबंधित नवीनीकरण किया गया कि देश की रक्षा के ऊपर उन्होंने क्या किया था? बातचीत की। रक्षा के क्षेत्र पर बहुत ध्यान दिया गया और कई क्षेत्रों पर भारत को ऋण प्रदान करने की भी घोषणा की गई। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना है। वर्तमान में विभिन्न वैश्विक मंचों पर अमेरिका राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच मुलाकातों तथा वार्ताओं को दोनों देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। तो वैश्विक मंचों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की आपस में मुलाकात हुई, वार्ताएं हुई और दोनों के मध्य आर्थिक क्षेत्र में विचार विमर्श हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में हुआ, सांस्कृतिक क्षेत्र में हुआ और सैन्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए, सैन्य क्षेत्र को ताकतवर करने के लिए कदम उठाए गए। थैंक यू। आज आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू।